सो गाइस इस वीडियो में दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड और आर आई आर पावर के बारे में। आर आई आर पावर और सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। रिक्वेस्ट आपकी थी आर आई आर पावर। पहले शुरुआत करते हैं सुज़लोन से। अभी कहना थोड़ा जल्दी होगी कि कंपनी यानी कि सुज़लोन एनर्जी अपने Q3 के रिजल्ट्स की तरफ नजर रख रहा है। अब ऐसा क्यों है, इसके पॉइंट को यहां पर समझेंगे। पहले आओ मार्केट एक्सपर्ट्स पर। अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, स्टॉक सुज़लोन एनर्जी इस समय 47 से 44 की रेंज की तरफ देख रहा है, जहां पर आपका एसएल 59 पर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स इस समय सुज़लोन एनर्जी नेगेटिव इंडिकेटर शो कर रहा है और लोअर लोज वाली कंडीशन स्टॉक के अंदर अभी बनी हुई है, जहां पर 47 से 44 तक की रेंज देखने को मिलेगी। अब एक चीज यहां पर हमको समझनी चाहिए मार्केट एक्सपर्ट्स के इस आर्टिकल से, वो ये है कि गिरावट स्टॉक में ज्यादा देखने को मिलेगी। हम ये चीज समझ गए। अब हम क्या हो गए, हम पैनिक हो गए। मार्केट में पैनिक तब तक नहीं हुआ जाता जब तक आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट आपकी जेब में है। बट अगर आप सारा अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट करके बैठे हो, रख करके बैठे हो मार्केट के अंदर, तब पैनिक किया जाता है। जब तक आपके पास एक क्या कहते हैं सोर्स है कि आप मार्केट में और अमाउंट ऐड कर सकते हो, तब तक आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं होती। आप अपनी स्ट्रैटेजीज बनाओ। फॉर एग्जांपल सुज़लोन में अगर आपने मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट जो थे सुज़लोन में कितने थे, एक बार उस पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, तो सुज़लोन में मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट 76 के थे। नवंबर 6 को मार्केट एक्सपर्ट्स ने 76 का टारगेट दिया था, जब 59.63 पे आप थे, लेकिन वहां से गिरावट मिली। जब आप 60 पर थे, मोतीलाल ओसवाल का 74 का टारगेट था, लेकिन वहां से भी आपको गिरावट मिली। जब आप 57.88 पे थे, मोतीलाल ओसवाल का टारगेट 80 का था, लेकिन वहां से भी आपको गिरावट मिली। अगर आपकी बाइंग एक हायर लेवल पर है सुज़लोन के अंदर, तो आपको यहां पर एक स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। पैनिक क्रिएट करने से ज्यादा जरूरी है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होती है? फॉर एग्जांपल अभी आपने यहां पर देखा मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है। अब आप यहां पर कहते हो यार 44 गिर जाएगा, बहुत बड़ी गिरावट है यार, इतना नुकसान में ऑलरेडी हूं। आप क्या करोगे? पैनिक की जगह स्ट्रैटेजी बनाओ। स्ट्रैटेजी बनाने से क्या होता है कि आपको यह पता है कि आपकी गिरावट कहां तक जा सकती है और आपकी री एंट्री यानी कि एवरेज कहां आपका होना चाहिए। एक बार आपने ये स्ट्रैटेजी क्रिएट कर दी ना, आपको बार बार एवरेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका अमाउंट कभी खाली ही नहीं होगा। आपको सिर्फ एक एवरेज पॉइंट रखना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको भी चार्ट पे लेकर के आऊंगा, पहले और पॉइंट पर आते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स, अभी रिसेंटली कंपनी ने Q2 के रिजल्ट्स दिए, बहुत अच्छे नंबर थे। अब अगर आप कंपनी का पास्ट उठा करके देखोगे तो आपको नजर आता है कि दिसंबर क्वार्टर कंपनी का इन कंपैरिजन विद सितंबर और स्ट्रांग देखने को मिलता है। अब एक कमेंट भी आएगा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कभी कंपेयर नहीं करते रिजल्ट्स को, लेकिन भैया हम करते हैं और हम करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हमें ये पता है, दिख रहा है कि दिसंबर क्वार्टर इन कंपैरिजन विद सितंबर कंपनी का स्ट्रांग आता है 2022 में, और 2023 में भी कंपनी की यही सिचुएशन थी, 2024 में भी कंपनी की यही सिचुएशन थी, और 2025 में भी यही सिचुएशन आने के चांसेस है कंपनी के, जहां पर कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के साथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ दे सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी हाई है। अभी ये Q3 का प्री एनालिसिस नहीं है, वो आने में अभी बहुत टाइम है चांद पर। तो जब प्री एनालिसिस लूंगा तब मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि Q3 का प्री एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे, उसकी डेट मैं आपको पहले ही दे दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि अभी हमारी नजर Q3 पर रहनी चाहिए। क्यों? उसके पीछे का एक रीजन ये है कि कंपनी के सीईओ ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट है कंपनी के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का जो डिले है उसको अवॉइड करने का, यानी कि कंपनी के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को इंक्रीज करने का, ताकि कंपनी कैपेसिटी और बेटर फोकस ऑन कंपनीज इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन पर दिखा सके, यानी कि ईपीसी। इससे क्या होगा? इससे कंपनी की कैपेसिटी बढ़ेगी, कंपनी की और ऑर्डर शीट में इंक्रीज आएगा। क्योंकि अगर आपकी ऑर्डर शीट ज्यादा है और आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे, तो ऑर्डर भी वहां से कम होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि वो लोग जिन्होंने आपको ऑर्डर दिए, वो कंपनी जिन्होंने आपको ऑर्डर दिया, अगर आप टाइम पर ऑर्डर नहीं देते हो, वो कंपनी की नजर में आप खराब हो जाते हो। और एक बार आपका पोर्टफोलियो खराब हुआ कंपनी की नजर में, तो आपके पास वहां से ऑर्डर आने कम हो जाते हैं। तो अगर कंपनी Q3 तक या Q4 तक भी
अपने इस काम को फोकस होकर के कर पाती है, जो कंपनी का सीईओ का स्टेटमेंट है। तो ऐसे में Q3 पर हमारी नजर बहुत स्ट्रांग रहनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको देखने को मिल सकता है कि कंपनी का ऑर्डर एग्जीक्यूशन अब स्ट्रांग हुआ है, या पर Q4 नेक्स्ट Q1 के अंदर या Q2 के अंदर आगे जाकर के होगा। तो इसी वजह से आपकी क्वार्टरली रिजल्ट्स पर, Q3 के रिजल्ट्स पर नजर रहनी चाहिए। अब ये है आपका सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का चार्ट पैटर्न। रिसेंटली स्टॉक ने क्या किया, 60 के लेवल्स तक गया, जो कि इसका रिस्ट्रिक्शन था। आप यहां पर देख भी सकते हो, आर पहले से ही लिखा हुआ है, आज से 5-10 पहले की वीडियो का। और स्टॉक ने क्या किया, यहां पर गिरावट शो कर दी। ऑलरेडी स्टॉक एक डाउनवर्ड पैटर्न के अंदर यहां पर था, जहां पर ये डायगोनल का रिजेक्शन आपको बार बार नजर आ रहा था, लेकिन रिसेंटली स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, बट सस्टेन नहीं किया। अगर हम अभी भी चाहते हैं कि सुज़लोन यहां से ना एक पैटर्न क्रिएट कर दे अप ट्रेंड के अंदर, तो उसके लिए 56 आपको ब्रेकआउट करना जरूरी है। अदरवाइज जो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स है कि स्टॉक लोअर लोज क्रिएट कर रहा है, तो यहां से आपको गिरावट और बड़ी देखने को मिल सकती है, जहां पर 51.90 ये लेवल भी आपका टूट जाएगा। तो ये इस समय कंडीशन। लेकिन आपको एक चीज पता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन बन रही है और मेरी 70 या 80 पर बाइंग है, मुझे एटलीस्ट पैनिक नहीं करना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि चार्ट मेरे को क्या बताना चाह रहा है। तो उस सिचुएशन में मैं वेट करूंगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा, वहां पर जाकर के अपनी प्राइसेस को एवरेज करूंगा, ताकि फिर मुझे गिरावट देखने को ना मिले, वहां से मैं अपवर्ड जर्नी वहां से शुरू कर सकूं। क्योंकि वापस 80 पर जाओगे, फिर वापस वेट करोगे कि भैया आगे बढ़े, वो बहुत मुश्किल है। तो बेटर यह है कि यहां से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करो। सो अब आते हैं आपकी रिक्वेस्ट पर। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर आपकी रिक्वेस्ट थी। पहले आपको एक पॉइंट यहां पर दिख रहा होगा, कंपनी का पी बहुत ज्यादा हाई है। अब हाई पी का मतलब है कि कंपनी का ईपीएस काफी लो होगा। हाई पी लो ईपीएस मतलब कि कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ जो है वो काफी खराब है। हाई पी और लो ईपीएस का मतलब यह है कि कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ अच्छा नहीं है। और रिसेंटली कंपनी का जून क्वार्टर का रिवेन्यू ग्रोथ -0.19% पे आया। फिर कंपनी ने वापस से रिवेन्यू ग्रोथ दिखाया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो कि एक इंप्रूव्ड रिवेन्यू ग्रोथ है। बट उसके पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ बहुत अनस्टेबल था, 13%, 35%, 22%। एक सस्टेनेबल रिवेन्यू ग्रोथ क्या होता है, यह चीज हमको पता होनी चाहिए। एक सस्टेनेबल रिवेन्यू ग्रोथ ये होता है, कंपनी ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में एक बेंचमार्क क्रिएट करके चल रही है। अगर इस तरह से कोई कंपनी काम करती है तो वो एक हायर ग्रोथ परसेंटेज है, वहां पर आपका ईपीएस बढ़ता है। पर अगर आपका ईपीएस लो है, मतलब ये है कि कंपनी के रिवेन्यू में सस्टेनेबिलिटी की कमी काफी ज्यादा है। इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने आपके साथ मेरे दूसरे चैनल पर अपलोड कर रखा है। ईपीएस और पीई कैसे काम करते हैं जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारी चीजें आपको वहां पर समझ में आ जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी पर अगर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी इसी तरह से सस्टेनेबल है, बट ज्यादा बड़ा ग्रोथ नहीं है। सितंबर में कंपनी ने प्रॉफिट 4.23 करोड़ के दिए, बट उसके पहले के ग्रोथ अगर देखोगे कंपनी के ना के बराबर के थे। तो आपको ये चीज में जरूरी है कि भैया पी हाई है, ईपीएस लो है, चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दे, जो कि यहां पर अभी कमी नजर आ रही है इस चीजों की। तो इसी वजह से यहां पर कंपनी में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, और इसी वजह से भी स्टॉक के अंदर हायर हाइज और लोअर लोज वाली सिचुएशन बनी रहती है। एक बार होल्डिंग पैटर्न भी यहां पर देख लेते कंपनी का। तो प्रमोटर के पास 59.29% की होल्डिंग है, जो कि धीरे धीरे करके प्रमोटर एग्जिट कर रहे हैं। 69% की होल्डिंग थी आपके प्रमोटर के पास, बल्कि 70% भी थी, और धीरे धीरे करके प्रमोटर यहां पर थोड़ा थोड़ा माल बेच रहे 59.29। और एक अच्छी चीज ये रही कि सितंबर में आपके एफआई से थोड़ी बहुत एंट्री करी है, बट इवेंचुअली अगर हम देखें तो 9.56 से आपके एफआई ने सेलिंग करी और फिर से री एंट्री करी है। और डीआईएस की होल्डिंग यहां पर आधी हो चुकी है, और पब्लिक की होल्डिंग भी यहां पर 31.17% है। सो अगर आपकी प्रमोटर सेल कर भी रहे हैं तो हमें चाहिए एटलीस्ट एफआई अपनी होल्डिंग और बढ़ाते चले, रादर देन की पब्लिक अपनी होल्डिंग बढ़ाए। तो अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स में थोड़ी बहुत कंडीशन रिस्ट्रिक्टिव है, पी काफी हाई है और ईपीएस काफी लो है। ये बैलेंस बने रहना चाहिए पी और ईपीएस का, तभी आपको फर्दर ग्रोथ देखने को मिलती है। अदरवाइज स्टॉक एक बड़े हाइज और बड़े लोज के नीचे बना रहता है। तो ये कंडीशन सुज़लोन और RIR पावर की। मिलता है अगले वीडियो में। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए।